नमस्कार दोस्तों, द हिंदू न्यूज़ एनालिसिस में स्टडी पॉइंट संजीत पर आपका स्वागत है। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, जिसे ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट प्लेयर एलन बॉर्डर और इंडियन क्रिकेट प्लेयर सुनील गावस्कर साहब के नाम पर शुरू की गई। यह ट्रॉफी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जाती है और यह एक टेस्ट ट्रॉफी है जिसे ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के द्वारा एडमिनिस्टर किया जाता है। तो ये ट्रॉफी जो है ऑस्ट्रेलिया के गाबा में हो रही थी, जिसमें इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को 2-1 से मात दे दी है, यानी सीरीज इंडिया अपने नाम कर ली है। तो अच्छी खबर है। यह ट्रॉफी इंडियन क्रिकेट प्लेयर सुनील गावस्कर साहब और ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट प्लेयर एलन बॉर्डर के नाम पर इसलिए स्टार्ट की गई क्योंकि इनके ज़माने में जो टेस्ट प्लेयर था, टेस्ट क्रिकेट में बेहतरीन परफॉर्मेंस किया गया, यानी 10,000 के एबव रन बनाए गए, इसलिए दोनों देशों के बीच यह ट्रॉफी शुरू की गई है। तो इंडिया ने इसमें विराट कोहली के कैप्टनशिप में यह सीरीज अपने नाम 2-1 से कर ली है। चलते हैं अगली खबर पर। डॉक्टर वी शांता का 93 वर्ष की एज में इनका निधन हो गया है। तो डॉक्टर वी शांता, इन्होंने कैंसर के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा काम किए हैं, जिसे भारत में जो भारत के हाईएस्ट अवार्ड हैं पद्म विभूषण, पद्म श्री और पद्म विभूषण से इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। ये इन्होंने ऑन्कोलॉजिस्ट यानी ऑन्कोलॉजिस्ट मिस कैंसर, तो कैंसर के क्षेत्र में अग्रणी काम किया है, यानी लोगों को कैसा अफोर्डेबल प्राइस पर ट्रीटमेंट अवेलेबल हो, इसके लिए इनके अहम काम किए गए हैं। ये अडियार जो हॉस्पिटल है चेन्नई में, अडियार हॉस्पिटल की ये सुप्रिटेंडेंट अर्थात ये अध्यक्ष रही हैं। तो हाल ही में जिनका 93 ईयर की एज में निधन हुआ है, वो किससे रिलेटेड थी? तो ऑन्कोलॉजिस्ट, यानी डॉक्टर बी शांता एक ऑन्कोलॉजिस्ट से संबंधित थी। बढ़ते हैं आगे। दिल्ली गवर्नमेंट यानी दिल्ली जल बोर्ड के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें हरियाणा को एक्यूज ठहराया है कि वह जो यमुना रिवर्स है उसमें अनट्रीटेड इफ्लुएंट्स रिलीज कर रहा है। तो यहाँ पर जो यमुना रिवर है, यमुना नदी इम्पोर्टेंट हो जाती है। यमुना रिवर उत्तराखंड के यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है और यह प्रयागराज में गंगा के साथ मिल जाती है, संगम बनाती है। यमुना की लंबाई 1376 किलोमीटर और यह गंगा नदी की सबसे बड़ी लार्जेस्ट ट्राइब्यूटरी है, सबसे बड़ी सहायक नदी है। यमुना नदी के जो किनारे बसे शहर हैं, दिल्ली, आगरा, इटावा, कालपी, हमीरपुर और प्रयागराज, ये यमुना नदी के किनारे बसे शहर हैं। और यमुना सबसे लंबी गंगा की ट्राइब्यूटरी है जो प्रयागराज में गंगा के साथ संगम बनाती है। यमुना नदी की जो ट्राइब्यूटरीज हैं, यमुना की सहायक नदी हैं, उनमें चंबल, सिंध, बेतवा, केन इसकी सहायक नदी हैं। बढ़ते हैं अगली खबर पर।
ये एडिटोरियल्स पार्ट सेक्शन में यहाँ पर ये एडिटोरियल्स कुछ इम्पोर्टेंट है, जिसमें से कुछ जो प्रीलिम्स फोकस बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो बन सकते हैं। इस आर्टिकल में जो राइटर्स हैं उनके द्वारा कहा जाता है कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट और किसानों के बीच जब मुद्दे का सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है तो अंत में गवर्नमेंट के द्वारा उनको अब सप्रेस किया जा रहा है। और ढेर सारे एग्जाम्पल देकर बताते हैं कि कश्मीर में 370 जब आर्टिकल को रिमूव किया, उस दौरान वहाँ पर लोगों के जो फंडामेंटल्स राइट थे उनका उल्लंघन हुआ, तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोगों को सप्रेस किए। भीमा कोरे गांव की घटना हुई, उसमें लोगों को बहुत ज़्यादा सप्रेस होना पड़ा, समस्याओं का सामना उठाना पड़ा। तो उसी तरीके से जो ये किसानों और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच जो फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, यानी जो फार्मर्स लॉज का मुद्दा चल रहा है, तो इसमें राइटर के अनुसार अब उनको सप्रेस किया जा रहा है। यानी कि राइटर्स कहते हैं कि हर व्यक्ति का कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग उसको फंडामेंटल्स राइट्स दिए हुए हैं, मौलिक अधिकार दिए हैं। यानी जो फंडामेंटल राइट्स हैं आर्टिकल 12 से 35 और भाग 3 में इनको रखा गया है, जिनमें से जो आर्टिकल 19 से 22 है ये स्वतंत्रता की अधिकार की बात करते हैं। इनमें से 19(1)(b) के अनुसार कोई भी व्यक्ति शांतिपूर्वक बिना हथियार के कहीं भी वह प्रोटेस्ट कर सकता है, तो उसका ये फंडामेंटल राइट्स है, मौलिक अधिकार है। तो ये गवर्नमेंट के द्वारा सप्रेस किए जा रहे हैं। तो राइटर इसी मतलब कि ये किसानों की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी इसमें काफ़ी आलोचना करते हैं। तो यहीं पर आर्टिकल 19(1)(b) ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट आर्टिकल इंडिया नेपाल रिलेशन को लेकर है। तो इंडिया नेपाल रिलेशन आखिर ये चर्चा में क्यों आया? क्योंकि इंडिया में 6th जॉइंट कमीशन की मीटिंग अभी दिल्ली में हुई है, जिसमें जो नेपाल के गोयली साहब हैं उनके द्वारा इसको अटेंड किया गया। और जो भी नेपाल और इंडिया के बीच डिस्प्यूटेड मुद्दे हैं और किस तरीके से अपने रिलेशंस को आगे इम्प्रूव कर सकते हैं, तो उसी के ऊपर ये आर्टिकल आया है। तो यहाँ पर जो ये अभी हाल ही में दिल्ली में जॉइंट कमीशन की मीटिंग हुई है, ये कौन सी नंबर की थी? तो ये 6ठी थी। कहाँ हुई है? तो नई दिल्ली में हुई है। नेपाल इंडिया के उत्तर में सिचुएटेड है, जिसकी राजधानी काठमांडू है, और यह उत्तराखंड, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम से अपनी बॉर्डर साझा करता है। नेक्स्ट, तुस्कर इंटेंगल्ड इन फिशिंग नेट्स, रेस्क्यू फ्रॉम रिजर्वायर। तुस्कर एक हाथी है, यह नुगु रिजर्वायर में एक जो मछली पकड़ने वाली जाल है उसमें फंस गया था, जिसे रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर इसको प्रोटेक्ट किया गया, सेव कर लिया गया। तो यहाँ पर जो नुगु रिजर्वायर है, नुगु रिजर्वायर जो सदर्न पार्ट है यानी कर्नाटका में सिचुएटेड है, और यह किस नदी पर बना है? तो नुगु रिवर पर यह सिचुएटेड है, बना हुआ है। नुगु रिवर किसकी ट्राइब्यूटरी है? तो यह काबनी की सहायक नदी है, बहुत छोटी नदी है। तो यहाँ पर ये नुगु रिजर्वायर और नुगु रिवर ये इम्पोर्टेंट है। नुगु रिजर्वायर नुगु रिवर पर बना है, नुगु रिवर काबनी की ट्रिब्यूटरी है, एक सहायक नदी है, ये कर्नाटका में सिचुएटेड है।
नेक्स्ट है बजट सीजन टू हैव क्वेश्चन आवर। कोविड काल में जो मानसून सीजन था, मानसून सीजन में क्वेश्चन आवर को सस्पेंड कर दिया गया था, तो इसीलिए क्वेश्चन आवर चर्चा में तब से बना हुआ है। तो पार्लियामेंट में, संसद में जो है राज्यसभा और लोकसभा होता है। राज्यसभा अपर चैम्बर होता है, उच्च सदन, और लोकसभा निम्न चैम्बर होता है। ये और प्रेसिडेंट, ये तीन बॉडी मिल करके संसद का निर्माण करते हैं। अब संसद में क्या, इनको लोकसभा राज्यसभा को समय समय पर मिलना होता है। ये जब मिलती हैं तो इनके बीच कम से कम 6 समय से अधिक का समय ना हुआ हो। इनको 6 माह में 2 बार मिलना होता है। तो ये इसीलिए संविधान में इनके मिलने के लिए 3 सत्र रखे गए हैं। एक बजट सत्र, बजट सत्र फरवरी से मई के बीच इसको इनॉग्रेट किया जाता है, कंडक्ट किया जाता है। दूसरा मानसून सीजन, मानसून सीजन जिसे जुलाई से सितंबर के बीच, और तीसरा है विंटर सीजन शीतकालीन सत्र, जिसे नवंबर से दिसंबर के बीच में इनॉग्रेट मतलब कंडक्ट किया जाता है, बुलाया जाता है। तो इनमें जो सबसे बड़ा है बजट सीजन, अरेंज करने के लिए ये दे सकता है। जैसे सबसे बड़ा कौन है, तो बजट सीजन, दूसरे नंबर पर मानसून सीजन, तीसरे पर शीतकालीन सत्र। तो ये रीऑर्डरिंग के सीक्वेंस में क्वेश्चन पुटअप कर सकता है। तो 3 सत्र होते हैं, बजट, मानसून और शीतकालीन सत्र। तो इन जो 3 सत्र होते हैं, इन 3 सत्रों में कोई यदि बिल या लॉ लाया, कोई बिल पेश किया जाता है तो उस पर डिस्कशन वगैरह होता है। तो इसी के लिए जब दिन की कार्यवाही स्टार्ट होती है, तो दिन की कार्यवाही में जो सबसे पहला घंटा होता है वो क्वेश्चन आवर का होता है। सबसे पहला घंटा क्वेश्चन आवर का। तो इस क्वेश्चन संसद में इस दौरान जो इसके सदस्य होते हैं वो क्वेश्चंस पूछते हैं, और जो मंत्री होते हैं वो इसका उत्तर देते हैं। इस तरीके से जो क्वेश्चंस होते हैं 3 टाइप्स के होते हैं। तारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न और अल्प सूचना के प्रश्न। तो जो तारांकित प्रश्न होते हैं, तारांकित प्रश्नों का जो उत्तर है वो मौखिक दिया जाता है, तथा इसके बाद कोई भी पूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते हैं। दूसरा है अतारांकित। अतारांकित प्रश्नों के मामले में लिखित रिपोर्ट देनी होती है, इसलिए इसके बाद जो भी पूरक प्रश्न हैं वो नहीं पूछे जा सकते। यहाँ पर हम जो तारांकित है, तारांकित जो है ये इनका उत्तर जो है मौखिक दिया जाता है, और इनके बाद पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अतारांकित में इनका उत्तर लिखित दिया जाता है, इसलिए जो मौखिक उत्तर हैं, जो वो पूरक प्रश्न हैं, पूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते हैं। तीसरा आता है अल्प सूचना के प्रश्न। अल्प सूचना के प्रश्न अगर कोई सदस्य पूछता है तो उसे 10 दिन पहले ही जो पीठासीन अधिकारी हैं उनको नोटिस देना पड़ता है कि हम भैया अल्प सूचना के प्रश्न पूछेंगे। तो अल्प सूचना के जो प्रश्न हैं इनका उत्तर भी मौखिक दिया जाता है। तो समझ गए कि जो क्वेश्चन आवर है यह पहला घंटा होता है, और इस क्वेश्चन आवर में 3 तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। तारांकित प्रश्नों का उत्तर जो है मौखिक दिया जाता है, इसके बाद जो पूरक प्रश्न है वो नहीं पूछे जाते हैं, पूछे जाते हैं,
और जो अतारांकित प्रश्न है इनका उत्तर लिखित तरीके से दिया जाता है, इसलिए इनके बाद पूरक प्रश्न नहीं पूछा जाता है। तीसरा है अल्प सूचना के पत्र, इन्हें कम से कम 10 दिन का नोटिस देना पड़ता है, तब ये पूछे जा सकते हैं, फिर उनका उत्तर मौखिक दिया जाता है। इसके बाद क्वेश्चंस आवर स्टार्ट हो जाता है। तो ये क्वेश्चन आवर जब सत्र स्टार्ट होता है, दिन की कार्यवाही शुरू होती है, उसका पहला घंटा है। तो आई होप better understand. Thank you for discussion.